नमस्कार दोस्तों, लखनऊ स्टडी कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको आज इस वीडियो में रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा था और आज वर्तमान स्थिति यह है कि दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, इसके विषय में आपको फुल डिटेल यह प्राप्त होगा वीडियो, जिसमें आप देख करके यह पूरी तरीके से अपने आप को शेयर कर सकते हैं कि हाँ, यह इस युद्ध में क्या था, किस कारण हुआ, इसके बारे में फुल डिटेल आपको पता चल जाएगी। दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच किस बात का झगड़ा है, आखिर किस कारण इन दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया, इसके बारे में पता करने के लिए यूक्रेन का इतिहास और भूगोल को एक बार परखते हैं। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन आज़ाद हुआ था। उस दौरान करीब 3 करोड़ रूसी लोग अपने मूल देश से बाहर हो गए थे। इनमें ज़्यादातर यूक्रेन में थे। यूक्रेन की सीमाएं उत्तर पूर्व, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यूक्रेन की जो सीमाएं हैं वह उत्तर पूर्व और पूर्व में रूस से और उत्तर पश्चिम में बेलारूस से और पश्चिम में पोलैंड से और स्लोवाकिया से और दक्षिण पश्चिम में हंगरी से और रोमानिया से लगती हैं। दोस्तों, यूक्रेन के बीच लड़ाई का आखिर कारण क्या है, ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, आपने उम्मीद है कि आपने जो है पहला पॉइंट बड़े ध्यान से सुना होगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट भी सुन लीजिए कि यूक्रेन के और रूस के बीच जो लड़ाई का कारण है वह क्या कारण है, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। दोस्तों, यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोगों का देश के प्रति गहरा असंतोष है। जो यूक्रेन में पूर्वी हिस्सों में रहते हैं लोग, उसके अंदर यूक्रेन को लेकर काफ़ी असंतोष है। इसका फ़ायदा रूस भी समय समय पर उठाता रहा और इस बार भी उठाया और उसने दोनों प्रांतों को, 2 प्रांत है दोस्तों, उन दोनों प्रांतों को, एक डोनबास है और एक लुहांस्क है, उन दोनों को इसने मान्यता प्रदान कर दी अपने संसद में। उसने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। किसने? रूस ने। अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की जड़ की बात करें तो सीधे शब्दों में रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े या वह पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बना पाए। इसे लेकर यूक्रेन की जनता भी 2 भागों में बटी है। यूक्रेन के राष्ट्रवादी लोग रूस की छाया से बाहर आने और पश्चिमी देशों का हिस्सा बनने की पैरवी करते रहे हैं। वहीं यूक्रेन के भीतरी रूस से खुद को जोड़कर देखने वाले लोग इसके पक्ष में नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में स्थिति और भी जटिल हो गई। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि विवाद कब शुरू हुआ था, यानी कि मैं अपने तीसरे पॉइंट पर बात करता हूं कि आखिर विवाद यह कब शुरू हुआ था, रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद कब शुरू हुआ या विवाद के कारण क्या थे, तो इस पर अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से नज़र डालूं तो 2014 में रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया था और तभी से इनके मध्य जो है मतभेद और विवाद शुरू हो गए। क्रीमिया वह प्रायद्वीप है जिसे सन 1954 में सोवियत संघ ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था। किसको दिया था? सोवियत संघ ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था क्रीमिया। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी पैदा हुआ। इसी के बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी कराया था। इसके बाद स्थिति शांतिपूर्ण हो गई थी। और दोस्तों, जब ये तीसरा पॉइंट आपने समझ लिया कि विवाद कब शुरू हुआ, तो आपको पता चल गया कि 1954 में एक ये क्रीमिया जो प्रायद्वीप यानी बंदरगाह, इस पर कब्जा कर लिया रूस ने। युद्ध करने के बाद क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था, तो तब से ये युद्ध शुरू, तब से इनके बीच विवाद हुआ और इस टाइम तो नाटो को लेकर विवाद हुआ था इनके में। अब चलिए चौथा पॉइंट भी समझिए कि आखिर क्या चाहता है रूस आखिर चाहता क्या है। दोस्तों, इसके बाद से ही यूक्रेन जो विवाद हुआ, ये क्रीमिया वाला प्रायद्वीप जो था, इसके बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है। रूस को यह बात पसंद नहीं है।
वह नहीं चाहता कि यूक्रेन पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध रखे, यानी नाटो से। नाटो का दोस्तों अर्थ यह है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बने, यानी कौन न बने, यूक्रेन सदस्य न बने, यह रूस चाहता है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं और नाटो का सदस्य होने का मतलब है कि अगर संगठन के किसी भी देश पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस का कहना है कि अगर नाटो की तरफ से यूक्रेन को मदद मिली तो उसका अंजाम सबको भुगतना होगा। और दोस्तों आज यह स्थिति आन पड़ी है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, क्योंकि दोस्तों रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो और यूक्रेन चाहता था कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊं। लेकिन जो कहते हैं ना कि दोस्त हमेशा दोस्त ही नहीं रहता, कभी कभी आपका मदद भी नहीं करेगा। और आज यही स्थिति यूक्रेन के समक्ष खड़ी है कि यूक्रेन तो चाहता था कि नाटो में जाऊं, लेकिन आज नाटो को कोई भी राष्ट्र यूक्रेन के पक्ष में उसका समर्थन नहीं कर रहा है और ना ही उसकी मदद कर रहा है, ना ही सैन्य कार्रवाई कर रहा है रूस के ऊपर। और अमेरिका जो इसको बार बार उकसाता रहा, आज अमेरिका भी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे ना करके बैक फुट पर आ चुका है और इसका मदद नहीं कर रहा है। दोस्तों अब यह बात करते हैं कि इसकी जो मौजूदा स्थिति है काफ़ी दयनीय हो चुकी है, काफ़ी विकट हो गई है और कल से जो है युद्ध काफ़ी तीव्र गति से शुरू हो चुका है दोस्तों। और जो है रूस यूक्रेन का युद्ध का भारत पर कितना होगा असर और कितना नहीं होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इससे तो इतना साफ संकेत मिल गए हैं कि भारत के भी बजट पर और अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध की आज आँच जो है भारत तक पहुंच ही जाएगी, सीधे नहीं लेकिन अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा। इसकी आशंका जताई जा रही है कि तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन रही हैं दोस्तों रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है और पिछले 48 घंटों में काफ़ी तेज़ी से पूरी दुनिया के लिए घटनाक्रम में बदलाव हुआ और रूस ने गुरुवार को सुबह यूक्रेन के कई इलाकों में हमला बोल दिया। काफ़ी हमले काफ़ी भीषण थे और काफ़ी गंभीर थे दोस्तों। रूस ने यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाका जो दोनेत्स्क और लुहांस्क है को मान्यता पहले ही दे दी थी, मैंने आपको पहले बताया। वहीं रूस के इस कदम से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों ने रूस पर सीमित प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। आशंका जताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन युद्ध से पैदा हुआ संकट कई दिनों तक यूं ही बना रहेगा। लेकिन अगर भारत में रह रहे लोग ये सोच रहे हैं कि 5000 किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन के बीच जो कुछ भी चल रहा है, जो युद्ध हो रहा है, उसका असर भारत पर नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है। इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। आइए समझते हैं कैसे। क्योंकि दोस्तों आपको मैं अब 5वां इसका पॉइंट मैं समझाना चाहता हूं कि आखिर दोनों देशों के बीच यानी कि रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, लेकिन हमको इस बात पर बात करनी होगी कि दोनों देश यानी रूस और यूक्रेन से भारत के कैसे हैं रिश्ते, आखिर रिश्ता भारत का उसके साथ कैसा है कैसा नहीं है, इस पर मैं आपको कुछ बताता हूं। दरअसल भारत का रूस और यूक्रेन दोनों के साथ व्यापारिक रिश्ता है। साथ ही साथ भारतीय नागरिक इन दोनों ही देशों में रहते हैं। यूक्रेन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, वहीं रूस में स्टूडेंट के साथ साथ नौकरी पेशा लोग भी रहते हैं भारतीय। रूस में भारतीय दूतावास के मुताबिक करीब 14,000 भारतीय रूस में रहते हैं। इनमें करीब 5,000 छात्र हैं, वहीं 500 से 600 के आसपास जो है बिजनेसमैन हैं। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा संख्या मेडिकल स्टूडेंट्स की हैं और करीब 18,000 से 20,000 लोग स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, यानी कि रूस में नहीं यूक्रेन में पढ़ते हैं। और यूक्रेन का एक जगह है दोस्तों ओडिशा में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं भारत के छात्र। रूस यूक्रेन युद्ध की आंच भारत तक पहुंचेगी, अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा। आशंका जताई जा रही है कि तेल की कीमतों में उछाल से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले ही यह सीधे तौर पर स्वीकार भी किया था और माना भी था कि व्यापार पर कोई सीधा फर्क तो नहीं होगा, लेकिन वैश्विक तनाव की वजह से बढ़ती तेल कीमतों का असर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है। कच्चे तेल का भाव $100 प्रति बैरल पहुंच चुका है और आज की खबरों को देखें तो जो कच्चे तेल का भाव है वह
दोस्तों पहुंच चुका है $103 प्रति बैरल। दोस्तों अगर छठे पॉइंट की बात करूं कि तेल की कीमतों में उछाल आएगा। आखिर तेल की कीमतों में उछाल आएगा क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो तेल की कीमतें काफ़ी महंगी हो जाएंगी। क्रूड ऑयल जो जिसको कहते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा। तेल की कीमतों पर सीधा असर महंगाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से एकदम तेज़ी से आएगी जो महंगाई, सब्जी और ज़रूरत की अन्य चीज़ों के भाव भी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। और दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं बात करूं अगले पॉइंट पर, तो दोस्तों अन्य चीज़ों पर जो भारत पे प्रभाव पड़ने वाला है उसकी मैं बात करूं तो इस युद्ध का बुरा असर इस बात का पड़ेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिफाइंड यानी कि सूरजमुखी यूक्रेन से एक्सपोर्ट होता है। आप ध्यान से सुनिएगा कि सूरजमुखी यूक्रेन से एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट कहाँ होता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा। यूक्रेन के बाद रिफाइंड सप्लाई में रूस का नंबर है, मतलब पहले स्थान पर यूक्रेन है और दूसरे स्थान पर रूस है। दोनों देशों के बीच युद्ध लंबे समय चला तो घरों में इस्तेमाल होने वाला सूरजमुखी तेल की किल्लत हो सकती है। एक तो पहला कारण ये, अन्य चीज़ों पर जो 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 दोस्तों ये 7वां पॉइंट आपसे चर्चा कर रहा हूँ, एक तो सूरजमुखी के जो तेल है उसके ऊपर भी किल्लत हो सकती है। दूसरा होगा कि भारत के लिए यूक्रेन का बाज़ार यानी फर्टिलाइज़र के लिए भी बड़ा है और यहाँ से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र भारत आता है यूक्रेन से। साथ ही इंडियन नेवी के कुछ टरबाइन भी यूक्रेन बेचता है। तीसरा है कि रूस से दोस्तों मोती, कीमती पत्थर, धातु का इंपोर्ट यानी मेटल जो बिजनेस होता है उसका काफ़ी धातु का इस्तेमाल तो स्मार्टफोन और कंप्यूटर बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए दोस्तों इसमें भी असर पड़ेगा कि क्यों इस युद्ध के क्या परिणाम है क्या नहीं, ये तो बाद में समय बताएगा, लेकिन इसका सीधा असर भारत के अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर इस युद्ध को और ठीक से समझें तो आप इसके 10 पॉइंट समझिए। मैं जो आपको बोल रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसके 10 पॉइंट क्या हैं? 10 पॉइंट में हमको उम्मीद है कि आप पूरे अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को खत्म करने की मांग को लेकर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इससे यूरोप में युद्ध की शुरुआत हुई और इससे यूरोप में मतलब कि यूक्रेन जो है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले का आदेश दे दिया है दोस्तों। लेकिन यह हमला इतना भीषण होगा ये किसी को नहीं पता था, लेकिन अचानक रूस ने ही सबसे पहले युद्ध शुरू किया। अब चलिए दोस्तों 10 पॉइंट की बात करते हैं। आप जान लीजिए कि पहला पॉइंट है, रूस लंबे समय से यूक्रेन के यूरोपियन संस्थान यानी नाटो और यूरोपियन यूनियन की ओर बढ़ने के कदम का विरोध करता रहा यूक्रेन को लेकर के। पहला तो ये था दोस्तों। अगर दूसरी बात कीजिए कि दूसरा क्या था पॉइंट, तो दूसरा था कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन यानी पश्चिमी देशों की कठपुतली बन गया है और यह कभी पूर्ण देश नहीं था। ये तो दूसरा था। अगर तीसरा बात कीजिए कि तीसरा पॉइंट क्या था, तो उन्होंने पश्चिमी देशों से इस बात की गारंटी देने की मांग की है कि यूक्रेन नाटो से नहीं जुड़ेगा। चौथा ये पॉइंट था कि पूर्ववर्ती सोवियत संघ के देश के तौर पर यूक्रेन के रूस के साथ सामाजिक संबंध है और यहाँ रूसी भाषा बहुतायत में बोली जाती है, लेकिन रूस के हमले के बाद से यह संबंध खराब हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर तब हमला किया था जब इसके रूसी समर्थक राष्ट्रपति को वर्ष 2014 में हटा दिया गया था। इसके बाद से हुए संघर्ष में 14,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों छठा पॉइंट यह है कि रूस और यूक्रेन में मिन्स्क जो शांति समझौता पर दस्तखत किए थे ताकि डोनबास क्षेत्र सहित पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को रोका जा सके या रोके जा रहे हैं, लेकिन चूंकि अब संघर्ष जारी है तो रूस ने कहा कि हम संघर्ष वाले क्षेत्र में पीस कीपर्स यानी शांति रक्षकों को भेज रहे हैं। दूसरी ओर पश्चिमी देशों ने इसे रूस का ढकोसला करार दिया। और दोस्तों वास्तविकता तो यही है कि वो कहीं शांति बनाने के लिए नहीं अपने सैनिकों को भेजा था। लगभग 1,25,000 सैनिक जो है उसने तैनात किए थे और उसको धीरे धीरे करके उसने यूक्रेन में प्रवेश करा दिया और आज युद्ध में वह स्थिति बदल चुकी है। रूस और यूक्रेन
के बीच ताज़ा तनाव यूरोपियन यूनियन की सीमा पर है। इसे लेकर ईयू को चिंता स्वाभाविक है। यही कारण है कि जिसमें बड़ी संख्या में नाटो देश शामिल हैं, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, ईयू का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन संघ, उसको काफ़ी चिंता है कि नाटो देश भी इसमें कई सारे शामिल हैं, रूस के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा करेंगे और कर सकते हैं दोस्तों। 8वां पॉइंट यह है कि रूस के हमले पर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की ओर से ट्विटर पर कहा गया है कि पुतिन ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं। यह आक्रामक युद्ध है। यूक्रेन भी अपना बचाव करेगा और जीतेगा। दुनिया को पुतिन को रोकना ही होगा, यह कुछ करने का समय है। और 9वां पॉइंट है दोस्तों कि कुछ सप्ताह पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तनाव में कमी के लिए रूस के राष्ट्रपति से बातचीत के वास्ते मॉस्को की उड़ान भरी थी। और 10वां पॉइंट है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि यूक्रेन में बहुत अनिश्चितता की स्थिति है, आप शांति बनाए रखें और अपने घरों, हॉस्टलों और रास्तों में जहां हैं वहां सुरक्षित रहें। दोस्तों आगे बढ़ें तो रूस और यूक्रेन का जो विवाद है, रूस ने शुरू की यूक्रेन के खिलाफ भीषण जंग, ये तो सभी को पता है कि रूस ने कल से काफ़ी तबाही मचा रखी है यूक्रेन में बहुत सारे उनके जो शरणार्थी, अब जो उनके नागरिक अब शरणार्थी हो गए दोस्तों, क्योंकि अब वो दूसरे देशों में और ख़ासकर पोलैंड में उन्होंने शरण ले रखी है। कम से कम ये उम्मीद जताई जा रही है कि 10 लाख के आसपास जो है शरणार्थी जाएंगे पोलैंड में। उनको कहा गया कि उनका स्थिति और को देखते हुए उनका इंतजाम कर रहने के लिए रूस ने दोस्तों यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी और सबसे पहले इसी ने की है। और दोस्तों और जाने इसके बारे में, तो रूस ने दूसरे देशों को भी चेतावनी दी है कि रूसी कार्रवाई में किसी भी तरह का हस्तक्षेप के गंभीर परिणाम होंगे। यानी दोस्तों रूस ने पश्चिमी देशों को साफ साफ यह संदेश दे दिया है कि हमारे जो सैनिक कार्रवाई चल रही है उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दोस्तों रूस ने यूक्रेन की राजधानी जो कीव है उस पर मिसाइल हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि कीव की जो इसकी राजधानी कीव है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है। और यूक्रेन के खार्किव और मरियोपोल जो शहर हैं जैसे जगहों पर धमाके भी शुरू हो गए हैं दोस्तों। और यूक्रेन ने देश में मार्शल लॉ भी लगा दिया, यानी कि सैनिक कानून लग चुका है यूक्रेन में। अब सारा सिस्टम जो है सैनिकों के हाथ में, अब वहाँ कोई भी प्रकार का प्रशासन नहीं, जो भी कुछ करेगी वहाँ की सेना करेगी, या इसी को कहते हैं मार्शल लॉ। दोस्तों यह युद्ध के समय लगाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो युद्ध चल रहे हैं दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप शेयर बाजार में काफ़ी गिरावट आई है। ये वैश्विक स्तर पर तो आई ही है, भारत के शेयर बाजार में भी 3.5% की गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों इसके साथ साथ वैश्विक बाजार में सोने और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ये तो आपको मैंने ऊपर पढ़ाया ही कि वैश्विक बाजार में सोने और कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, जिसमें सूरजमुखी का तेल सबसे ज़्यादा आयातित तेल है। सूरजमुखी का यूक्रेन से दूसरे नंबर पे रूस है उसको निर्यात करने में। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के 2 क्षेत्रों डोनबास और लुहांस्क को स्वतंत्र रूप से मान्यता दी थी अपने संसद में, और उनको स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था, जिसके बाद ही और विवाद गहरा गया। और अब तो यह हो गया है कि युद्ध हो रहा है दोस्तों। अब पता नहीं कब यह थमेगा, कब नहीं थमेगा। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि 2014 में जो रूस ने यूक्रेन के एक बंदरगाह क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जो 1954 में सोवियत संघ ने इसको गिफ्ट किया था, उपहार स्वरूप जो दिया था यूक्रेन को, उसको 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक बंदरगाह जो क्रीमिया है उस पर कब्जा कर लिया था। तभी से दोनों देशों के मध्य तनाव चल रहा है उसको लेकर के, बंदरगाह को। अगला पॉइंट है दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर कैलिबर मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन नाटो देशों का हिस्सा बनना चाहता था, जिसका लगातार विरोध रूस कर रहा था, और वह चाहता था कि ये भले ही स्वतंत्र रहे लेकिन उसके ग्रुप में ना जाए, यानी नाटो ग्रुप में शामिल ना हो। लेकिन यूक्रेन का झुकाव भी नाटो की तरफ था और नाटो भी इसका समर्थन कर रहा था। लेकिन आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि नाटो जो है आज यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है, और ना ही अमेरिका दे रहा। अमेरिका सिर्फ उकसाता रहा, और जब आज यूक्रेन से युद्ध शुरू हो गया है तो कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं है। और आज यूक्रेन कहता है कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें, रसिया से बात करें, रूस से मध्यस्थता करें। किंतु दोस्तों आपको याद होगा कि जब गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच जो भी
मध्य जो विवाद चल रहा था और जो भी संघर्ष चल रहा था, उसमें कोई भी यूरोपियन देश बोलने को तैयार नहीं था। कोई भी यूरोपियन देश इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं था, कोई भी स्टैंड लेने को तैयार नहीं था। और जब आज यूरोपियन देश यानी यूक्रेन पर कुछ संकट आया है तो वह चाहता है कि भारत इसमें हमारा पक्ष ले या फिर हमारे ऊपर या इस विवाद में कुछ बोले। किंतु दोस्तों, मुझे यह उम्मीद है कि शायद अब भारत इस विवाद में कुछ नहीं बोलने वाला है। कहीं ना कहीं भारत को झुकाव रसिया की तरफ ही रहेगा, क्योंकि इसका पहले से यह मित्र देश रहा है। और यूक्रेन के कई जो इस युद्ध में जो हुआ है दोस्तों, यूक्रेन ने जो भारत से मदद मांगी है और यूक्रेन के ऊपर जो रूस का हमला हुआ है, इससे यूक्रेन के कई एयरपोर्ट पर रूस ने कब्जा कर लिया। अब तो कहने में ये भी आ रहा है कि कई सारे शहरों पर भी अब रूस का कब्जा हो रहा है धीरे धीरे। अब नाटो ने भी यूक्रेन को सहयोग करने से मना कर दिया, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इसको आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और दोस्तों, आप हमें मोटिवेशन दीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और आपको यह मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको पूरा विवाद पता चल जाएगा कि विवाद किस लिए था, क्या कारण थे, क्या परिणाम होंगे, क्या इसका असर होंगे, क्या अर्थव्यवस्था पर असर होंगे, क्या वैश्विक इसकी शांति और शांति के बारे में जितना भी सब चीज़ें हैं मैंने बता दी है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।